हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा एएलपी टेक्नीशियन का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने एक और प्रैक्टिस सेट को डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये जो है फर्स्ट स्टेज सीबीटी का प्रैक्टिस सेट है और इसमें जो है काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं, जो कि आने वाले एएलपी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग टोटल 25 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे और रोज़ एक-एक प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। हम लोग को एग्ज़ाम में जो है टोटल 75 क्वेश्चन मिलेगा और जिसके लिए 60 मिनट का समय मिलेगा। तो हम लोग को जल्दी-जल्दी क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत सॉरी पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। यानी कि पहाड़ पे पानी कब उबलने लगता है, गर्म होके कब उबलने लगता है, तो वहाँ पे जो है 100 डिग्री से कम पर ही उबलने लगेगा। पहाड़ पे जो है एयर प्रेशर यानी कि वायु दाब जो होता है वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए वहाँ पे जो है पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे ही उबलने लगेगा। याद रखना है, अगर हम जितना ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब वो कम होते जाएगा। जब एक जब एक घनीय बर्फखंड 10 छोटे-छोटे घनों में छिन्न-भिन्न हो जाता है, तब उसका तल क्षेत्र क्या होगा? तल क्षेत्र उसका क्या होगा? तो उसका तल क्षेत्र जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि बर्फ का टूटना किसी भी दाब से संभव होगा, अतः टूटते समय दाब के कारण कुछ बर्फ जो है पिघल जाएगी, इसीलिए उसका जो है तल क्षेत्र बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामान्य द्रव्यमान की दो ठोस जिनमें एक हवा में तथा दूसरा पानी में निम्नांकित चित्र द्वारा दर्शाए गए हैं, तो इनका क्या प्रभाव होगा? इनका क्या प्रभाव होगा यहाँ पे बताना है। यहाँ पे दो ठोस दिया हुआ है, इसको एक को जो है पानी में और दूसरे को हवा में जो है दर्शाया गया है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन देख के बताना है। यहाँ पे चित्र 2 में जो फिगर दिया हुआ है, इसमें एक ठोस जो है वो पानी में डूबा हुआ है, इसलिए इसका जो है भार वो कम हो जाएगा। जब भी कोई वस्तु को अगर हम पानी में डुबाते हैं तो उसका भार कम हो जाता है, जो कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण होता है। और ये इसमें कौन सा सही होगा? तो चित्र 2 का भार चित्र 1 से अधिक दर्शाएगा। सॉरी, ये नहीं होगा, चित्र 1 का भार चित्र 2 से अधिक दर्शाएगा। हाँ, पहला वाला सही हो जाएगा। यानी कि चित्र 1 में जो फिगर दिया हुआ है, एयर में जो लटका हुआ है वस्तु, इसका भार अधिक होगा और पानी में जो वस्तु है उसका भार कम होगा। इसको याद रखना है। थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है? थर्मस फ्लास्क में जो पानी अगर गर्म रखते हैं तो वो गर्म ही रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो उसमें जो है ना ही चालन हो पाता है, ना संवहन और ना ही विकिरण हो पाता है, यानी कि उपरोक्त तीनों हो जाएगा। दो रेलों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? दो रेलों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? क्यों छोड़ा जाता है? जब भी पटरी का वहाँ पे देखे होंगे, जोड़ जहाँ पे होता है, पटरी जिस जगह होता है तो वहाँ पे थोड़ा-सा गैप होता है, तो वो गैप क्यों होता है? तो वो जो है धातु गर्म होने पे पिघलता है, इसीलिए जो है उसको थोड़ा-सा अगर फैले तो उससे दिक्कत ना हो, इसी के लिए जो है उसमें गैप छोड़ा जाता है, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी करने पर संकुचित होती हैं। ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठंडे प्रदेशों में जहाँ तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, वहाँ किसान अपने फसलों को नुकसान आगे देखते हैं। 0 डिग्री जहाँ जाता है, वहाँ किसान अपने फसलों को नुकसान से बचाने के लिए खेतों को पानी से भर देते हैं। क्यों भर देते हैं? पानी से क्यों भर देते हैं? इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती हैं, इसीलिए उसको जो है पूरे खेत को पानी से भर दिया जाता है। अगर पानी का विशिष्ट ऊष्मा का बात किया जाए तो उसका विशिष्ट ऊष्मा जो होता है वो 4186 किलो जूल होता है। इसको याद रखना है। ऊष्मा विकिरणों की गति होती है, ऊष्मा विकिरणों की गति होती हैं, कितनी होती हैं, किसके बराबर होती है? तो प्रकाश के बराबर होती हैं। ऊष्मा के विकिरण की गति जो होती है वो प्रकाश के बराबर होता है। इसको भी याद रखना है। अपस्फोटन सर्वाधिक होगा यदि पेट्रोल में क्या होगा? अपस्फोटन अधिक कब होगा?
तो यदि पेट्रोल में n हेप्टेन है तो पेट्रोल इंजन में अपस्फोटन जो है सबसे अधिक होगा, ये याद रखना है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे क्या है? तो प्रकाश तरंगे जो है अनुप्रस्थ होता है। जिन तरंगों का ध्रुवण हो सके उसको अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है, इसलिए प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स तरंग है, इसको याद रखना है। मुक्त रूप से निलंबित सुई किस दिशा में टिकती है, यानी कि निलंबित सुई है वो किस दिशा में टिकती है? इसका आंसर तो पता ही होगा, इसका आंसर होगा उत्तर दक्षिण दिशा में। एक कण 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त पर अचर रैखिक वेग 5 सेंटीमीटर के से चक्कर काट रहा है तो कण का विकेंद्री त्वरण होगा। एक कण जो है वो 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त पर अचर रैखिक वेग 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड से चक्कर काट रहा है तो कण का अभिकेंद्री त्वरण क्या होगा, यानी कि वो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो यहाँ पे उसका अभिकेंद्री त्वरण पूछा जा रहा है। इसको कैसे निकालेंगे? तो अभिकेंद्री त्वरण का एक फार्मूला होता है v स्क्वायर बाय आर, इसी पे पुट करेंगे तो यहाँ पे v का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और बाय 10 यानी कि 2.5 हो जाएगा, ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। स्टील को चुंबकित करना कठिन है, क्यों? स्टील को चुंबक नहीं बनाया जा सकता है, क्यों? इसका सही आंसर हो जाएगा स्टील का जो धारण क्षमता है वो अधिक होता है, इसीलिए उसको चुंबकित करना कठिन होता है, जबकि नर्म लोहा जो है उसका धारण क्षमता बहुत कम होता है, इसीलिए नर्म लोहे को ईजिली जो है चुंबकित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है। एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? इसका आंसर हो जाएगा अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए जो है फ्यूज तार का प्रयोग करते हैं, इसको याद रखना है। फ्यूज तार का जो गलनांक होता है वो बहुत ही कम होता है। ट्रांजिस्टर मुख्यतः डैश है, ट्रांजिस्टर क्या है? तो ट्रांजिस्टर जो है वो धारा से चलने वाला साधन होता है ट्रांजिस्टर। ये एक प्रकार से स्विच टाइप का काम करता है, याद रखना है इसको। निम्नलिखित में से उच्चतम विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक चालकता जो होता है वो चांदी में होता है, सिल्वर में सबसे अधिक चालकता होता है, ये याद रखना है। और चांदी के बाद जो है कॉपर का स्थान है, दूसरे नंबर पे ये कॉपर आ जाएगा, दूसरे नंबर पे पहले पे चांदी आ जाएगा। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी ये जो है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई होती है क्यूरी। और किसी भी रेडियो सक्रिय पदार्थ जो होता है वह परिणाम जिसमें प्रति सेकेंड 3.70 इंटू 10⁻10 विखंडन होता है वो क्यूरी कहलाता है, यानी कि एक क्यूरी बराबर 3.70 इंटू 10⁻10 होता है, 10⁻10 यानी कि एक सेकेंड में इतना विखंडन होगा। चलती बस से कूदना खतरनाक है, क्यों? चलती बस से कूदना जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ऐसा क्यों है? तो गति के जड़त्व के कारण जो है इससे कूदना जो है काफ़ी कठिन होता है, यानी कि जब कोई वस्तु जो है अगर गति में है तो वो गति में ही रहना चाहता है, इसीलिए जब बस अगर चलता हुआ बस से अगर कूदते हैं तो कुछ देर पहले जो है उसमें दौड़ लगाना चाहिए, तभी सेफली उतर सकते हैं। यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। कण का वेग जो है वो पहले के मान से 1/3 कर देंगे तो कण का गतिज ऊर्जा क्या होगा? यहाँ पे वेग जो है घटा दिया जा रहा है तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा जो है वो 1/9 गुनी हो जाएगी, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि mv²। यदि ये 3 घटेगा तो ये 9 घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाफ mv² इसका फार्मूला होता है, इसी के कारण ये 1/9 गुना हो जाएगा, ये जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को सफ़ेद बनाती है? चूने के पानी को सफ़ेद कौन सी गैस बनाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड।
जब चूने के पानी को जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से गुजारा जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण जो है चूने का पानी दूधिया हो जाता है, इसको याद रखना है। रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है, रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? तो रेशम कीट का पालन को जो है सेरीकल्चर कहा जाता है, सेरीकल्चर, इसको याद रखना है। एपी कल्चर किसको कहते हैं? यहाँ जो एपी कल्चर दिया हुआ है ये मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर बागवानी जो किया जाता है, बागवानी के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। और पीसीकल्चर ये मछली पालन का अध्ययन होता है, पीसीकल्चर। सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है, किसके पालन को क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? बिस्मिल्लाह खान संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये जो है शहनाई से संबंधित है, बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित है और वे शहनाई वादक हैं, इसको याद रखना है। 2006 में ही इनकी मृत्यु हो गई है। बिस्मिल्लाह खान की मृत्यु कब हुई है? 2006 में, ये भी याद रखना है, आ सकता है। और इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। युद्ध टैंक कहाँ बनाया जाता है? युद्ध टैंक ये कहाँ पे बनाया जाता है? तो ये जो है युद्ध टैंक जो है अवाड़ी, जो कि चेन्नई के समीप है, यहीं पे जो है युद्ध टैंक बनाने वाला फैक्ट्री है, यहीं पे बनाया जाता है। और इसका स्थापना जो है 1965 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रथम युवा ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ? प्रथम युवा ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ? इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो सिंगापुर। प्रथम युवा ओलंपिक खेल का आयोजन जो है 2010 में हुआ था, और 2010 में हुआ था और सिंगापुर में हुआ था, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो 1 माह तक चलता है कहाँ आयोजित होता है? विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो है 1 माह तक चलता है, कहाँ पे आयोजित होता है? तो ये जो है बिहार के सोनपुर में आयोजित होता है। ये हर एक वर्ष लगता है और 1 मंथ तक ये मेला चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग वैदिक काल में प्रचलित नियोग प्रथा का संबंध किससे था? नियोग प्रथा का संबंध किससे था? तो इसका आंसर हो जाएगा विधवा से। नियोग प्रथा ये विधवाओं से संबंधित था, और ये इसमें जो है विधवाओं को संतान, जिन विधवाओं के पास संतान नहीं होता था उनको संतान उत्पत्ति की अनुमति दी जाती थी, तो यही होता था नियोग प्रथा। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के कौन गुरु थे? तो गौतम बुद्ध के जो है सबसे पहले अलार कलाम गुरु थे, और उसके बाद जो है रामपुत्र इसके दूसरे गुरु थे। यानी कि गौतम जो है पहली बार जब घर छोड़ के गए थे तो उन्होंने जो है वैशाली में अलार कलाम से शिक्षा लिया था सांख्य दर्शन का, और उसके बाद राजगिरी जाके उन्होंने रामपुत्र से शिक्षा लिया था। यानी कि ए और बी दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। किसने मराठा प्रशासन की देखरेख पेशवाओं को सौंप दी? किसने मराठा प्रशासन की देखरेख पेशवाओं को सौंप दी? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा साहू जी। 1707 में जो है मुगल कैद से बहादुर शाह द्वारा आज़ाद साहू जी को प्रशासन का पहले ज्ञान नहीं था। साहू जी ने जो है प्रशासन की देखरेख पेशवाओं के हाथ में सौंप दिया था। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूंनामा की रचना जो है वो गुलबदन बेगम ने की थी, ये याद रखना है। और ये पुस्तक जो है हुमायूंनामा जो था ये 2 भागों में विभाजित था, और इसके पहले भाग में बराबर का इतिहास तथा दूसरे में हुमायूं के इतिहास का उल्लेख है। दीवान ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवान ए खैरात, ये इस विभाग को किसने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक जो कि तुगलक वंश का था। नहरों का निर्माण इन्होंने ही स्टार्ट किया था, याद रखना है। ये जो है दीवान ए खैरात ये किस लिए था? तो ये जो है अनाथ विधवाओं और गरीब के भरण पोषण और देखभाल का कार्य करता था दीवान ए खैरात। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाकघर टिकटों का प्रचलन प्रारंभ किया? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट का प्रचलन शुरू किया था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार डाक टिकट का प्रचलन शुरू किया था। कब किया था? तो 1854 में किया था, और 1854 में ही नया पोस्ट ऑफिस एक्ट भी पारित किया था लॉर्ड डलहौजी ने, ये याद रखना है। किसे लोकहितवादी कहा जाता है? किसको जो है लोकहितवादी कहा जाता है? लोकहितवादी
किसे लोकहितवादी कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? तो गोपाल हरि देशमुख को जो है लोकहितवादी कहा जाता है। इधर होगा ऑप्शन। आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। गोपाल हरि देशमुख को जो है लोकहितवादी कहा जाता है, ये याद रखना है। गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की थी? गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की थी? इसका आंसर क्या होगा? तो 3 जनवरी 1932 में जो है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी और 4 जनवरी 1932 को जो है गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था। पहले दूसरे दिन ही जो है इनको गिरफ्तार कर लिया। 3 जनवरी को इन्होंने आंदोलन शुरू किया और 4 जनवरी को इनको गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस तथा उनके संगठनों पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था, ये याद रखना है। ऐसा पूछा जाता है कि किस आंदोलन के दूसरे दिन ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन, प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? प्रोटेस्टेंट आंदोलन ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये जो है मार्टिन लूथर के द्वारा शुरू किया गया था। मार्टिन लूथर, इनका जन्म जर्मनी में हुआ था और इन्होंने जो है धर्म सुधार की शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था? निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बी.एन. राव। बी.एन. राव जो है ये संवैधानिक सलाहकार थे, ये याद रखना है। जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को पाकिस्तान से भारत आ गए, उनके लिए भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? पाकिस्तान से जो है 19 जुलाई 1948 से पहले ही आ गए हैं, उनको नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत मिलता है, ये पूछा जा रहा है। तो उनको जो है अनुच्छेद 6 के को के तहत जो है उनको नागरिकता मिलता है। अनुच्छेद 6 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और नागरिकता होने के लिए जो है बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, इसको याद रखना है। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है? आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 माह के अंदर। कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका को स्पर्श नहीं करता है? कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका को स्पर्श नहीं करता है? उत्तरी अमेरिका से कौन सा महासागर नहीं लगा हुआ, ये बताना है। कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका से नहीं लगा हुआ है? क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर ये जो है उत्तरी अमेरिका के पूर्व में स्थित है और ये उत्तरी अमेरिका से स्पर्श नहीं करता है, इसको याद रखना है। लेकिन ये प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर, ये तीनों जो है उत्तरी अमेरिका से लगा हुआ है, इसको भी याद रखना है। सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील जो है ये विश्व की सबसे गहरी झील है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, इसको याद रखना है। और बैकाल झील का गहराई लगभग 1642 मीटर है। 1642 मीटर है इसका गहराई, सबसे ज़्यादा गहरा झील है, याद रखना है। ब्रह्मपुत्र गॉर्ज का निर्माण होता है। ब्रह्मपुत्र गॉर्ज का निर्माण होता है, कैसे होता है? तो ब्रह्मपुत्र गॉर्ज का निर्माण जो है वो नामचा भैरवा के निकट होता है। नामचा भैरवा ये ब्रह्मपुत्र नदी के पास है, नामचा भैरवा, इसको याद रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी जो होता है ये कहाँ से निकलता है? तो ये जो है तिब्बत से निकलता है और ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मा की बेटी भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में यारलुंग, जांगबो तथा सांगपो के नाम से बहते हुए भारत में दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो उसको दिहांग कहा जाता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI जो है इसका पहले नाम जो है इंपीरियल बैंक था। और
और 1862 में जो है बहुत सारे बैंक को मिलाकर, जैसे बहुत सारे 3 प्रेसिडेंसी बैंक था, उनको मिलाकर जो है एक इम्पीरियल बैंक का स्थापना किया गया था। 1 जुलाई 1955 को जो है स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था और इसका नाम एसबीआई रख दिया गया था। कब रखा गया था? 1 जुलाई 1955 को इसका नाम एसबीआई रखा गया था, ये भी याद रखना है। इसके बाद जो है मैथ्स के प्रश्न है। मैथ्स के प्रश्न को अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न को हम लोग सेपरेटली अलग से डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोस का लिंक आपको जो है चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।